नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन, हमारा थर्ड पेपर। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, हमने अभी तक जो बात करी, जो शिक्षा के संदर्भ में जो अधिकार बताए गए हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके संदर्भ में जो अध्याय बताए गए थे उनकी चर्चा हम लोगों ने अभी तक की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे बाल अधिकारों पर अभिसमय। अभिसमय का अर्थ होता है निश्चय करना या निर्धारण करना, निश्चय या निर्धारण कहलाता है। ठीक है। अब बाल अधिकारों पर मतलब कि बच्चों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका निश्चय या निर्धारण क्या किया गया है, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है समान अधिकारों की व्यवस्था। समान अधिकारों की व्यवस्था मतलब कि जो बाल अधिकारों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बालकों को समान अधिकार, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। समान अधिकारों को थोड़ा बात करें तो सामान्य और विशिष्ट बालकों को जो प्राप्त अधिकार है उनमें कोई मतभेद नहीं है, किसी भी प्रकार का भेद उसमें नहीं है। यहाँ तक कि जो विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में आते हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं और जो आरक्षण की व्यवस्था है वो की गई है। ठीक है। और अध्यापक है वो इन अधिकारों से विद्यार्थियों को समय समय पर अवगत कराता रहता है, जिससे कि बालकों को सही समय पर उन योजनाओं और अधिकार, जो योजनाओं या फिर जो लाभ है उससे वो प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से समान अधिकारों की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत या जो निश्चय किया गया है उसके अंतर्गत ली गई है। फिर दूसरा है समान शिक्षा की व्यवस्था। समान शिक्षा की व्यवस्था, समान शिक्षा की व्यवस्था, जो शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था है, अब तो समावेशी विद्यालय और समावेशी शिक्षा की जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके अंतर्गत समान रूप से सामान्य और विशिष्ट बालक साथ में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोई पाठ्यक्रम में अंतर नहीं है, शिक्षक है वो सभी बालकों को एक साथ पढ़ाएंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो समान शिक्षा की व्यवस्था बाल अधिकारों के अंतर्गत निश्चित की गई है। नेक्स्ट है समान मनोरंजन की व्यवस्था। समान मनोरंजन की व्यवस्था, मनोरंजन से बोले तो हम ये कह सकते हैं कि बालकों की कक्षा में जब वो शिक्षण कार्य करते हैं तो अध्यापक के विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करके खेल के माध्यम से या फिर किसी और सहायक सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण करवाता है, और वो शिक्षण रुचिकर और प्रभावी हो तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां वो आयोजित करता है। तो ऐसा नहीं है कि सामान्य बालकों के लिए अलग गतिविधियां आयोजित की जाएगी और विशिष्ट बालकों के लिए अलग की जाएगी। दोनों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं कि कक्षा में एक बालक अलग बोल रहा है, दूसरा बालक अलग बोल रहा है, सबके मनोरंजन के लिए अध्यापक बहुत सारी सामग्री, नहीं, ऐसा नहीं है। औसत को ध्यान में रखते हुए कि कितने बच्चे किस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं। एक अध्यापक है वो कक्षा में पैर रखते, कक्षा में आते एंटर होता है, तभी उसे कक्षा की स्थिति समझ में आ जाती है कि आज बच्चे पढ़ने के मूड में है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर समान मनोरंजन की व्यवस्था के अंतर्गत बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यार्थी सभी समान प्रकार से मनोरंजित हो, इस प्रकार के वातावरण का सृजन किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था या ऐसा निश्चय किया गया है। फिर है व्यक्तिगत रुचियों का विकास। व्यक्तिगत रुचियों का विकास, व्यक्तिगत रुचियों के विकास के अंतर्गत जब शिक्षण के साथ अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजन किया जाएगा तो जो बालक है जिनकी अंतर्गत जो निहित रुचियां हैं वो उनकी प्रतिभा बनकर बाहर आएगी, और सभी का व्यक्तिगत, क्योंकि विभिन्न प्रकार की गतिविधि आयोजित की जा रही है। अब हर समय हम लोग गतिविधि आयोजित कर रहे हैं तो एक ही गतिविधि का रिपीटेशन तो होना नहीं है। यहाँ पर अलग अलग समय अलग अलग प्रकार की गतिविधि आयोजित की जाएगी। तो जिस बालक की जिस चीज़ में रुचि है, यानी यहाँ पे व्यक्तिगत रुचियों को ध्यान में रखकर इनका निश्चय किया जा रहा है। जो अधिकार प्राप्त हो रहे हैं वो सभी के लिए समान अधिकार है, और यहाँ पर व्यक्तिगत रुचियों को भी विशेष स्थान दिया जाएगा। जिसमें रुचि है वो उसमें भाग ले सकेगा और अपनी प्रतिभा को विकास करते हुए वो आगे बढ़ सकेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास की योजना। सर्वांगीण विकास की योजना, सरकार द्वारा
बालकों के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है, वहीं पर उनके सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां आयोजित की जाती है, पोषाहार की व्यवस्था की जाती है। तो विभिन्न प्रकार के सब जो सारा कार्यक्रम है वो किन के लिए है, वो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए है। बालकों को किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक दंड नहीं दिया जाता जिससे कि उन पर कोई, उनके सर्वांगीण विकास पर कोई बाधा है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ विद्यार्थियों को मिले जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। और यहाँ तक कि जो विद्यार्थी है वो इन योजनाओं के लाभ किस प्रकार लेंगे, ये शिक्षक ये सारी चीजें उन्हें समझाता है। फिर है विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता। सभी विद्यार्थी अपने विचारों को सही प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं। वो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा या किसी अभिभावक द्वारा या प्रधानाचार्य द्वारा इन पर कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। वो अपने विचारों का आदान प्रदान किसी भी रूप में यानी स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। कक्षा में उन्हें प्रश्न करने की स्वतंत्रता रहती है, या फिर अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जो उन्हें स्वतंत्रता है। तो सभी प्रकार से स्वतंत्रता उन्हें रहती है। फिर है विद्यालय में सम्मान। विद्यालय में सम्मान। आज जो बाल अधिकारों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर विद्यालय में समय समय पर जो गतिविधि आयोजित की जाती है उसके अंतर्गत जो रुचि रखने वाला बालक है, जो अपनी प्रतिभा को बताता है, जो सृजनात्मकता लाते हुए अपनी प्रतिभा को दूसरों से अलग बताता है, उसे सम्मानित किया जाता है स्टेज पे, जिससे कि दूसरे बच्चे मोटिवेट होते हैं और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो विद्यालय में हर प्रकार से शैक्षिक शैक्षिक हर प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। फिर है समाज में सम्मान। समाज में सम्मान। इन विद्यार्थियों को अधिकारों की बात कर रहे हैं तो समाज में भी इन्हें विभिन्न अवसरों पर अपनी जो प्राप्त उपलब्धि है उनके आधार पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। जरूरी नहीं कि शैक्षिक उपलब्धि या मेरिट में आने पर ही उन्हें इनाम दिया जाएगा। कोई बालक खेल कूद में भी अव्वल आता है या फिर स्थानीय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर है जो राज्य स्तर पर, उसके बाद जो नेशनल लेवल पर खेल कर प्रथम आता है, द्वितीय आता है, जो भी आता है तो उसमें समाज में भी उसे सम्मानित किया जाता है। तो केवल शैक्षिक नहीं, शैक्षिक गतिविधियों को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। उसके बाद है आत्मसम्मान की भावना का विकास। आत्म सम्मान की भावना का विकास। आजकल जो शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर बालक है वो पूर्ण आत्मविश्वास से शिक्षा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बालकों की रुचि, उनकी योग्यताएं, उनका स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जा रही है। तो बालक है पूर्ण आत्मविश्वास से उसे ग्रहण करते हैं, और जहाँ पर उसके प्रस्तुतिकरण की बात आती है तो वहाँ पर भी वो पूर्ण आत्मविश्वास से उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसीलिए जो ये अधिकार है उसके अंतर्गत ये भी उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, इस प्रकार के भी जो एक कहे कि वातावरण का सृजन किया जाता है जिससे कि बालकों का आत्मविश्वास बढ़े। फिर है विशेष देखभाल की व्यवस्था। विशेष देखभाल की व्यवस्था। विशेष देखभाल की व्यवस्था के अंतर्गत ये बात की गई है कि जो समावेशी विद्यालय हैं वहाँ पर अगर हम बात करें तो सामान्य शिक्षकों की उपलब्धि ज़्यादा होती है, और जो विशिष्ट अध्यापक है जो स्पेशल बीएड या कोई और प्रशिक्षण लिए होते हैं, फिर एक दो अध्यापक वैसे होते हैं जो स्पेशल बीएड प्रशिक्षण लिए होते अध्यापक होते हैं, उन्हें ये ज्ञात होता है कि बालकों का विकास किस प्रकार संभव होगा, तो वो सामान्य अध्यापकों की सहायता करते हैं और शिक्षण को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा उन्हें ये भी ज्ञात होता है कि बालक के अंतर्गत कौन सी प्रॉब्लम है, उसे कौन सी समस्या है, तो समय समय पर कोई भी एक जो डे है वो फिक्स कर दिया जाता है। उस डे पर उस विद्यार्थी के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था की जाती है। मतलब कि विद्यालय के अंतर्गत ही एक ऐसा व्यवस्था होती है जहाँ पर एक डे मतलब एक जो भी वार है उस समय चिकित्सक आता है और उन बालकों के जो विशिष्ट बालक हैं जिनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर आधारित जो समस्याएं हैं उनको उस चिकित्सक को बताया जाता है। चिकित्सक है उचित परामर्श देता है और जो अध्यापक है वो सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से उचित देखभाल की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। फिर है आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मनिर्भरता का
विकास। आत्मनिर्भरता के विकास के अंतर्गत ये बताया गया है कि बालक है वो आत्मनिर्भर किस प्रकार बने, इसीलिए उन्हें बहुत सी क्रिएटिविटी जो कक्ष में करवाई जाती है, विभिन्न प्रकार के ये कहें कि अगर बालक आज अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा है या फिर किसी भी गतिविधि में भाग ले रहा है, तो हो सकता है वो बालक इसी को व्यवसाय के रूप में आगे जाके चुन ले। तो अध्यापक है वो पूरा प्रयास करता है कि बालक है वो अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करे, और जब बालक के अंदर इन चीज़ों की रुचि होगी तो आगे जाकर वो अपने लिए उचित व्यवसाय का चुनाव करेगा और वो आत्मनिर्भर बनेगा। तो आत्मनिर्भरता का विकास है वो उसकी प्रारंभिक अवस्था से ही प्रारंभ करने का प्रयास इन अधिकारों के अंतर्गत निश्चित किया गया है। फिर है पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। पूर्वाग्रहों का उन्मूलन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे प्रधानाचार्य है, अगर वो ये सोच रखते हैं कि इन बालकों को शिक्षा देंगे, अब हमारे अध्यापक है वो उनको भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इन बालकों को मतलब कि अगर वो ये समझ ले, ऐसे पूर्वाग्रह है मतलब कि ये कहे कि जो रूढ़िवादी विचारधारा है या फिर जो कहे कि बालकों के लिए वो गलत सोच है, ऐसी धारणाएं अगर वो प्रधानाचार्य बना लेता है तो बालक है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सरकार को, अभिभावकों को और प्रधानाचार्यों को इन बालकों को आगे बढ़ाने के लिए अपने पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करना बहुत ही आवश्यक है। और प्रधानाचार्य है अगर ऐसा कोई अगर शिक्षक करता है तो शिक्षक को भी उचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उस बात को वही खत्म करने या फिर उन बालकों के लिए इन पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करने के लिए कहना चाहिए कि आपको ये विचारधारा छोड़नी होगी। इन बालकों को आगे बढ़ाने के लिए आप यथासंभव जितने प्रयास कर सकते हो उतने प्रयास करने होंगे, ठीक है। तो और अभिभावक है जो कि ये मान बैठे हैं कि हमारा बालक आगे नहीं बढ़ सकता है, अगर हम इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ने भेजेंगे तो ये बालक है पीछे हट जाएंगे, हमारा बालक है वो बार बार टॉर्चर होता रहेगा। तो अभिभावकों को भी उचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जब इन बालकों को, जब हम सम्मान की व्यवस्था कर रहे हैं, विद्यालय में सम्मान दिया जाएगा, जब ये बालक कुछ गतिविधि में भाग लेंगे और उन्हें मोटिवेशन हेतु उन्हें स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा, तब जो अभिभावक है वो भी इस चीज़ को देखेंगे कि नहीं हमारा बालक भी आगे बढ़ सकता है, जब इस बालक ने इतना कर लिया तो मेरा बालक भी कर सकता है। तो इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। तो जो पूर्वाग्रह है, जो पुरानी सोच है, विचारधारा है, जो गलत है, उनका उन्मूलन करना बहुत ही आवश्यक है। तो अधिकारों के अंतर्गत बताया गया है कि इन पूर्वाग्रहों का भी उन्मूलन किया जाए। फिर है पुनः प्रतिष्ठा की व्यवस्था। पुनः प्रतिष्ठा की व्यवस्था। पुनः प्रतिष्ठा की व्यवस्था के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो बालक है जो शिक्षा की मुख्य धारा से हट चुके हैं, किसी भी कारणवश, हो सकता है कि कक्षा के जो बालक है वो उन्हें परेशान करते हों, वो उन्हें अगर मान लो कोई बालक है गत्यात्मक प्रॉब्लम है, जिसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो वो चल नहीं पाता है, तो उसकी चेयर हटा देना, उसका बैग फेंक देना, वो बालक उठकर तो ले सकता नहीं है। तो ऐसे कारण वो बालक क्या करेगा, अपनी शिक्षा से वो अलग हो जाएगा, शिक्षा की मुख्य धारा से वो हट जाएगा। ऐसे बालकों को ऐसे बालकों के अभिभावकों से संपर्क करके शिक्षक है वो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेगा और शिक्षा के माध्यम से ही उनकी प्रतिष्ठा की व्यवस्था पुनः की जाएगी। तो इस प्रकार से जो बाल अधिकारों का निश्चय है वो इस प्रकार से किया गया है कि बालक है उनका सर्वांगीण विकास हो सके और संबंधित जो मैंने ये आपको बिंदु बताए इसी आधार पर उनको विकास की संभावनाएं निश्चित की गई है। ठीक है, अब आप दोहरान कार्य के अंतर्गत जो हमने टॉपिक किया है उसी को आप गृह कार्य के प्रश्न के रूप में लिखें। बाल अधिकारों पर लिए गए अभिसमय को स्पष्ट करें। ठीक है, इसको अपने गृह कार्य प्रश्न के रूप में करेंगे। ये हमारा दोहरान कार्य का एक जो चौथी यूनिट का समावेशी शिक्षा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकलते 3 बातों का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मास्क लगाएंगे आप लोग, सोशल डिस्टेंस बनाएंगे और हाथों को जहाँ तक हो बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।